जी जी। जी सर आ रहे हैं। अच्छा जी, बताएं आपने अगर कोई चीज़ पूछनी है तो अभी तक क्या हो गया है? सर हमने लास्ट टाइम ये न्यूमेरिकल्स ही किए थे, 3 न्यूमेरिकल्स किए थे, उसमें हम लोगों ने बेसिकली फॉल्ट करंट निकाला था। हमने 2 वे से देखे थे कि अगर हम थेवेनिन से निकाल लें या टोटल पूरा सर्किट को सॉल्व करके निकाल लें तो हमारे पास आंसर सेम आएगा। थेवेनिन से ये होगा कि थोड़ा-सा हमारे पास सिम्प्लीफाई हो जाता है, रिज़ल्ट जल्दी आ जाता है और कैलकुलेट करने में भी ईज़ी रहता है। अच्छा, और शॉर्ट सर्किट का कॉन्सेप्ट समझ आया कि भाई नेटवर्क डायग्राम अगर सिंगल लाइन डायग्राम बनानी हो तो किस तरीके से बनती है? यस सर। स्टेप्स क्या हैं? अगर फॉर एग्जांपल कोई भी स्टडी परफॉर्म करनी है तो सबसे पहले शॉर्ट सर्किट स्टडी में क्या होना चाहिए? सर अगर कोई भी शॉर्ट सर्किट स्टडी परफॉर्म करनी है हाँ जी। तो सर बेसिकली सबसे पहले ये होगा कि सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि हमारे पास सबसे पहले तो उसके इम्पीडेंस डायग्राम बना लेंगे हम। उसके बाद हम देखेंगे कि हमारे पास शॉर्ट सर्किट आया कौन से बस बार पे। तो जिस बस बार पे हमारे पास शॉर्ट सर्किट आया होगा तो जो टोटल अगर हम थेवेनिन से सॉल्व करना चाहें तो टोटल जो हमारे पास जो इम्पीडेंस होगी हम उसको रेफर कर लेंगे उस वाली साइड पे जिस साइड पे शॉर्ट सर्किट आया हुआ होगा। तो उसके बाद फिर सिंपल V इज इक्वल्स टू आई आर करके हम करंट निकाल लेंगे थेवेनिन करंट और उससे फिर आगे निकल जाएगा। ठीक हो गया। चलें अभी तो कुछ पर यूनिट का, अच्छा पर यूनिट का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है आप लोगों को कि नहीं? यस सर। ठीक है। ठीक है, उसके बाद अभी नेक्स्ट वीक जो हम क्लास लेंगे उसमें फिर हम देखेंगे जो नेटवर्क होता है बड़ा नेटवर्क, तो उस पे हम किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। तो अभी तो सिंपल सर्किट है जिसमें आप जो रेडियल सिस्टम अगर हो आपके पास तो आप उसको आसानी से थेवेनिन इम्पीडेंस की कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, और जितनी देर में बाकी बच्चे आते हैं बताएं ज़रा। जी सर। नहीं नहीं, चलें डिस्कस करें असाइनमेंट्स का क्या कहानी हुई है अभी तक? सर असाइनमेंट सर तो हमने अपलोड कर दिया है। थोड़ा सा उसके अंदर हमें मसला होता है लोडिंग में, तो हमने लोडिंग मैन्युअली निकाली है, ट्रांसफार्मर की भी उसकी भी। अच्छा, क्या उसके रिजल्ट्स वेरिएबल इस्तेमाल नहीं हो पा रहा था? सर असल में कोडिंग से ना आ नहीं रहा था ना, इससे आउटपुट नहीं आ रहा था। तो उसकी वजह से, क्योंकि कोई ना कोई हमें, जैसे मैंने आपसे डिस्कस भी किया था, वो एक प्रॉब्लम आ रही थी। तो पेन दी एंड टाइम कम रह गया था, तो हमने मैन्युअली है ना निकाली है इसकी लोडिंग। ठीक है, मैनुअल किस तरीके से निकाली है? सर जैसे हमने नॉर्मली लाइन लोडिंग जैसे निकाल लेते हैं ना, एक्चुअल करंट डिवाइड बाय रेटेड करंट, हम्म। इसी तरह हमने ना इसकी भी निकाली थी। पहले हमने क्या कहते हैं, जिस बस बार के निकाली थी उसकी, उसको जैसे U1 - U2 ओवर Z12 से हमारा जो करंट आया है उसको हमने आई बेस से मल्टीप्लाई कर दिया था। फिर उसके बाद उसी की मैग्नीट्यूड को हमने आई रेटेड से डिवाइड करके मल्टीप्लाई बाय 100 कर दिया था। तो उसी से हमारी सारी लोडिंग निकली थी एक एक यानी कि लाइन की। आपने वोल्टेजेस पहले फाइंड आउट कर लिए मैन्युअली हर बस के ऊपर, और जी। इन दोनों का डिफरेंस निकाल के आपने उसकी इम्पीडेंस से डिवाइड किया और करंट आ गया। ठीक है, एक्चुअल जी करंट सर। आ गया और उस एक्चुअल करंट को डिवाइड किया रेटेड करंट से। ऐसे ही है? सर एक्चुअल करंट को फिर मल्टीप्लाई, हाँ जी। जी, एक्चुअल करंट को डिवाइड कर रेटेड करंट से, उस पर हमने मल्टीप्लाई बाय 100, तो ठीक है, परसेंटेज में 100 लोडिंग आ। ठीक है, चले वो तो 100 तो सही है। इतना लंबा प्रोसेस क्यों क्यों क्या जरूरत थी करने की यार? सर असल मैं वही बता रहा हूँ ना सर, जो कोड कर रहे थे ना, जैसे मैंने आपको बताया था ना, वेरिएबल का जो मसला आ रहा था हमें इशू कोडिंग में, तो वो नहीं आ रहा था। लेकिन पहले पर यूनिट में भी निकल सकता था, तो लेकिन फिर हमने टोटली है ना उसको उस पर किया था कन्वर्ट, परसेंटेज में पूरा, एक्चुअल नहीं वैल्यू में। नहीं, मुझे लग रहा है आप लोगों को जो मैंने जो आपको इंस्ट्रक्शंस बताई थी तो उसमें था कि आपके पास जो रिजल्ट्स थे एक खास वेरिएबल के अंदर सेव हो जाते थे, वो उसका स्ट्रक्चर था। ठीक है, तो उस स्ट्रक्चर को अगर आप नोट डाउन करते, मैंने बताया था कि उसमें आपके रिजल्ट सेव थे, तो आपने सिर्फ उस रिजल्ट से एक्सट्रैक्शन करनी थी बाय कोडिंग, और फिर आप उसको इस्तेमाल कर सकते थे उसमें। लेकिन अदर वे अराउंड भी कर सकते हैं, मतलब पावर को यूज करके नहीं निकाला आपने? जी सर। पावर को यूज करके नहीं निकाला आप लोगों ने? सर मतलब समझा नहीं, पावर को कैसे यूज ये करके। ब्रांच के ऊपर दोनों एंड पे पावर तो कैलकुलेट कर देता है ना ये सॉफ्टवेयर। जी।
तो उस पावर को यूज के, वो जो मैक्सिमम पावर होती है उसमें से उसको यूज करके उसकी कैपेबिलिटी से डिवाइड कर दें, तो आपके पास डायरेक्ट लोडिंग भी आ जाती है। सर ये हमें पता नहीं था, हमने तो जहाँ तक हमने लोडिंग का पढ़ा था हमने, तो आपने लाइन का ईच लाइन के हिसाब ने बताया था ना, उसी तरह हमें आइडिया था, तो उसी तरह से हमने किया था। चले फिर आप में से कोई 2-3 जो स्टूडेंट्स हैं ना, ठीक है वो मसला नहीं है, ये मैं इतना इतना इशू नहीं है। आप लोगों में से 2-3 जो स्टूडेंट्स हैं, जवेरिया आप आ जाओ, आमना आ जाए, 2-3 और जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, बाकी उन्हें तो मेहनत नहीं करनी शायद, तो मेरे पास आ जाइएगा, ठीक है। अगले वीक से अगर कभी टाइम मिलता है, यूनिवर्सिटी खुलती है तो मैं आपको ये देख लूंगा कि कोड में क्या है और ट्रिक बता दूंगा उसमें से किस तरीके से आप जो है ना डाटा एक्वायर करके डायरेक्ट लोडिंग कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो सर जो एक्चुअली मेरी जो लोडिंग कैलकुलेट की है ना मैटलैब के थ्रू, उसमें बेसिकली ये हो रहा था कि जो हमारे पास मेन फंक्शन था ना, जिसमें हम जनरेटर का डेटा, बस ब्रांच डेटा वगैरह, उसमें से डायरेक्ट एक्सट्रैक्ट नहीं हो रहा था। लेकिन जो हमारे पास जहाँ पे वो कोड था, एनालिसिस वाला कोड, जहाँ जिस कोड के थ्रू बेसिकली हम रन करना चाह रहे थे, तो उसमें अगर हम रेस्ट और बस को एक्सट्रैक्ट करें तो वहाँ से वो एक्सट्रैक्ट हो रहा था। अब वहीं से तो होगा, और कहाँ से होगा, क्योंकि जब हाँ रिजल्ट जी, तो तो वही एग्जीक्यूट करेगा ना। हाँ, क्योंकि रिजल्ट्स वहीं पे स्टोर हो रहे थे ना। हम जो हाँ मिस्टेक कर रहे वंस, थे, हम वो वाली मिस्टेक कर रहे थे कि हम वहाँ पे उसके नीचे से एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे थे। नहीं, एक दफ़ा लोड फ्लो रिजल्ट हो जाएगा और जब तमाम चीज़ें एक्सट्रैक्ट मतलब रिजल्ट सेव हो जाएंगे वर्क स्पेस में, तो फिर आप उस वेरिएबल से एक्सेस कीजिएगा। एनी हाउ मुझे वो तो क्लास के मतलब जब आप यूनिवर्सिटी आए तो उसको मैं बता दूंगा, कोई इशू नहीं, आप ले आइएगा मेरे पास, ठीक है। और नेक्स्ट वीक सर देख ले। जी। असाइनमेंट नंबर 3 का क्या करना है? क्योंकि फुरकान मुझे बता रहे थे कि आपने उनसे कहा है कि आप पांडा पावर में कर लें, लेकिन जो सर अयाज है उन्होंने हमें ऑलरेडी पावर फैक्ट्री के बारे में नो हाउ दे दी है, तो अब क्या करना है? कर लें, पावर फैक्ट्री से कर लें, अगर कुछ बच्चे पांडा पावर से कर सकते हैं उससे कर लें। लेकिन फुरकान कह रहे थे कि हमारे पास क्रैक्ड वर्जन है, तो उसमें कोई मसला आएगा समथिंग। हाँ वो पुराना वर्जन है बेसिकली, वो इतना रिलायबल नहीं है, करके देख लें, कर लें आप, कोई मसला नहीं है, वो मैंने आपको ऐसे ही कहा था, लेकिन वो रिलायबल नहीं है। पांडा पावर मैं देख कहता हूँ वो अच्छा सॉफ्टवेयर ओपन सोर्स है, तो वो आपको इन फ्यूचर काम आएगा, देख लें उसको, एक्सप्लोर करके देख लें, ठीक है। आप किस ग्रुप में काम कर रही हैं? सर मैं इंडिविजुअली काम कर रही हूँ। फुरकान तुम्हारे ग्रुप में कौन कौन है? सर मेरे ग्रुप में तो वो दो हैं, दानिया और मोहम्मद है। बस सही है, तुम पांडा पे करो, दानिया को और मोहम्मद को बोलो कि पावर फैक्ट्री में करें, ठीक है। ठीक है सर। ऑलराइट, ओके वी विल सी दैट लेटर, जो भी असाइनमेंट्स के इश्यूज हैं। अच्छा, अभी जो लास्ट क्लास में हमने क्या किया था कि एक सिंपल एग्जांपल देखी थी जिसमें जनरेटर भी कनेक्टेड है विद ट्रांसमिशन लाइन, विद ट्रांसफार्मर्स एंड विद मोटर्स, एंड उसकी थोड़ी बहुत जो डेरिवेशन की थी, वो जो सिंपल डेरिवेशन है आपको कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए की थी। मतलब जो भी ये जो मेथड है ये बड़े नेटवर्क पे भी इम्प्लीमेंट हो सकता है, लेकिन उसमें ये इश्यूज है कि आपको जो इंटरनल वोल्टेजेस जो फाइंड आउट करने होते हैं जनरेटर के, वो उसमें डिफिकल्ट टास्क होता है किसी बड़े नेटवर्क के ऊपर फाइंड आउट करने के लिए। तो उसमें जो हम मेथड अप्लाई करते हैं वो थेवेनिन इम्पीडेंस का इस्तेमाल करते हैं, थेवेनिन इम्पीडेंस फाइंड आउट करते हैं फॉल्ट लोकेशन के ऊपर, और हमने जो प्री फॉल्ट वोल्टेज है जो कि लोड फ्लो रिजल्ट्स होते हैं उस बस बार के ऊपर, हम उसको यूज करके भी फॉल्ट को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आगे की क्लासों में देखेंगे इसी मेथड को हम किस तरीके से सिंप्लीफाई करके या मॉडिफाई करके किसी बड़े नेटवर्क के ऊपर या दूसरे सिस्टम के ऊपर कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं। अच्छा, इसमें आज थोड़ी सी कुछ कॉन्सेप्चुअल चीज़ें देख लें, कुछ थोड़ा बहुत न्यूमेरिकल भी है इसमें, कि फॉर एग्जांपल अगर हम 3 फेज शॉर्ट सर्किट कैलकुलेट करते हैं बेस्ड ऑन द जनरेटर, और जो जनरेटर की जो इम्पीडेंस है वो गिवन होती है सब ट्रांजिएंट रिएक्टेंस, तो इसको उसको क्या दूसरा नाम इसको क्या कहते हैं, परसेंटेज ऑफ शॉर्ट सर्किट इम्पीडेंस भी कहते हैं इसको, ठीक है। जैसे ट्रांसफॉर्मर्स की थी मैंने आपको बताया था, उसकी 2 इम्पीडेंसेस होती हैं, एक परसेंटेज ऑफ इम्पीडेंस और परसेंटेज ऑफ रेजिस्टेंस। शॉर्ट सर्किट परसेंटेज ऑफ शॉर्ट सर्किट इम्पीडेंस और परसेंटेज ऑफ शॉर्ट सर्किट रिएक्टेंस, मतलब इनका मतलब क्या है, इसको क्या शॉर्ट सर्किट के कॉन्सेप्ट में हम इसको क्यों कहते हैं। बेसिकली ये वो रिएक्टेंस होती है जब इसके बस बार के टर्मिनल के ऊपर, यानी कि जनरेटर अगर आपके पास कनेक्टेड है और इस बस बार के ऊपर फॉल्ट आता है, तो उस वक्त जो इसकी पावर जो सिस्टम में इनफीड कर रहा होता है शॉर्ट सर्किट पावर, वो लिमिट हो रही होती है डायरेक्टली इसकी
इंटरनल रिएक्टेंस से। अच्छा, नॉर्मली जो जनरेटर जो होता है वो आपको बताता है, आपके इसके पैरामीटर्स गिवन होते हैं, जनरेटर की शॉर्ट सर्किट पावर या यूं कह लें उसकी इंटरनल रिएक्टेंस जो होती है वो ट्रांसमिशन या जो मैन्युफैक्चरर्स होते हैं जनरेटर्स के, वो आपको ऑलरेडी बता देते हैं। तो यूजिंग दिस वैल्यू वी कैन डायरेक्टली कैलकुलेट द शॉर्ट सर्किट स्ट्रेंथ ऑफ द ग्रिड, और या शॉर्ट सर्किट स्ट्रेंथ ऑफ अ जनरेटर आप कैलकुलेट कर सकते हैं, और बेस्ड ऑन दिस वी कैन डायरेक्टली कैलकुलेट द शॉर्ट सर्किट फॉल्ट करंट that is provided by this generator when there's a fault occur at its terminal। ठीक है, तो डायरेक्टली हम इसको किस, यानी कि ये कैलकुलेशन कहाँ पे इस्तेमाल होती है, जब आपने पावर प्लांट के अंदर प्रोटेक्शन सिस्टम डिजाइन करना है, उसकी कैलकुलेशन वगैरह करनी, तो दिस वुड बी अ डायरेक्ट मेथड टू कैलकुलेट द शॉर्ट सर्किट करंट। इसका इक्विवेलेंट नेटवर्क डायग्राम देख लें। अगर हमारे पास 3 फेज सिस्टम है, उसके लाइन टू लाइन वोल्टेज है VL आप कह लें, और उसकी जो पर फेज रिएक्टेंस है, ट्रांजिएंट रिएक्टेंस, दैट वुड बी X डबल डैश। तो इसके टर्मिनल पे अगर फॉल्ट आएगा तो इसकी शॉर्ट सर्किट पाथ कुछ इंपेडेंस नेटवर्क डायग्राम कुछ इस तरीके से बनेगी। वी हैव अ सोर्स, रिएक्टेंस एंड देन वी हैव अ शॉर्ट सर्किट पाथ ओवर हियर। ओके, तो इस केस में ये बेसिकली बुक की एग्जांपल है, आपको मैं लेक्चर अपलोड कर दूंगा, कोई मसला नहीं है। इसमें अगर आप देखें, कंसीडर अ जनरेटर विद अ शॉर्ट सर्किट अक्रॉस द 3 टर्मिनल एज शोन इन प्रीवियस डायग्राम। तो हम उसमें डिफाइन कर सकते हैं, हमारे पास अगर बेस वैल्यू अगर वोल्टेज की कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारे पास U जो टर्मिनल वोल्टेज है जनरेटर का, वही हमारी बेस, ये हमारी बेस वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, तो इसकी जो बेस इंपेडेंस होगी सिस्टम की या जनरेटर की आप कह लें, तो उसकी वैल्यू होगी वोल्टेज का स्क्वायर डिवाइडेड बाय द बेस ऑफ द जनरेटर। ठीक है, so we have a power over here, the rated power of the generator, that is the base power। तो उसमें हमारे पास जो बेस इंपेडेंस होगी उसका फार्मूला कुछ सिंपलीफाई इस फॉर्म में बन जाएगा। उसके बाद अगर हमने इस रिएक्टेंस की इंपेडेंस को पर यूनिट में डिफाइन करना होता है, क्योंकि पर यूनिट में डाटा गिवन होगा, तो उस सूरत में इसकी जो एक्चुअल इंपेडेंस होगी उसको आप डिवाइड कर दें उसकी बेस इंपेडेंस से। ठीक है, यहां तक बात क्लियर? अच्छा, अब चूंकि हमने इस बस बार के, क्योंकि रेटेड वैल्यू अगर हम पर यूनिट में कैलकुलेशन करें तो इसके ऊपर जब फॉल्ट आएगा तो हम किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि प्री फॉल्ट वोल्टेज का पर यूनिट डिवाइडेड बाय द इम्पीडेंस ऑफ द जनरेटर इन पर यूनिट। तो पर यूनिट क्वांटिटी में अगर आपका रेटेड वोल्टेज है यह आपके पास बन जाएगा 1। ठीक है, तो रेटेड वोल्टेज वुड बी 1 अगर आपके पास नॉमिनल वोल्टेज यहाँ पे 1 आ रहा है, और आपके पास जो X होगा उसकी वैल्यू होगी डायरेक्टली इन पर यूनिट। तो शॉर्ट सर्किट करंट इन पर यूनिट आप डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकेंगे जस्ट इनवर्स द रिएक्टेंस ऑफ दिस जनरेटर। कि अगर मैं अगर कहूँ कि जनरेटर की रिएक्टेंस है जो हम प्रीवियस एग्जांपल में देख लें तो शायद 0.15 पर यूनिट थी। ठीक है, दैट वाज द रिएक्टेंस गिवन इन प्रीवियस एग्जांपल, पिछली क्लास में। तो अगर मैं कहूँ कि यहाँ पे जो शॉर्ट सर्किट करंट है इन पर यूनिट में उसकी वैल्यू क्या है, तो आप सिंपली इसको इन्वर्स कर दें अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला। अगर यहाँ पर रेटेड वोल्टेज है तो 1 डिवाइडेड बाय 0.15, so that will be your short circuit current when there is a fault at this bus bar। ठीक है, but that will be in per unit quantity। अच्छा, इसी तरीके से अगर हम कैलकुलेट करें पावर, तो 3 फेज शॉर्ट सर्किट पावर लेवल अगर हमने कैलकुलेट करना है तो पर यूनिट सिस्टम में पावर का फार्मूला होगा S डिवाइडेड बाय वोल्टेज एंड करंट। बेशक 3 फेज सिस्टम है, क्योंकि यहाँ पे पर यूनिट क्वांटिटी है, आपके जो √3 का जो फैक्टर होता है 3 फेज सिस्टम में वो हम कंसीडर कर लेते हैं बेस पावर में कैलकुलेट करने के लिए। तो दिस इज जस्ट अ सिंपल इक्वेशन यहाँ पे इम्प्लीमेंट होगी। देन येट अगेन अगर हमारे पास पर यूनिट रेटेड वोल्टेज आ रहे हैं तो वोल्टेज हमारे पास क्या होगा सूरत में 1, देन मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पे करंट की इक्वेशन जो हमने ड्राइव की थी प्रीवियस स्लाइड में, तो 1 डिवाइडेड बाय X सब ट्रांजिएंट रिएक्टेंस इन पर यूनिट। तो आपके पास शॉर्ट सर्किट जो स्ट्रेंथ होगी, 3 फेज शॉर्ट सर्किट स्ट्रेंथ ऑफ द ग्रिड, इसका इनवर्स होगा सिंपल उसकी सब ट्रांजिएंट रिएक्टेंस से। तो इसी वजह से अगर आप चेक करेंगे मोस्ट ऑफ द टाइम जब मैं राइट करता हूँ या किसी बुक्स में लिखा होता है तो स्ट्रेंथ जो होती है शॉर्ट सर्किट स्ट्रेंथ उसमें डबल डैश दिया जाता है।
क्योंकि ये सब ट्रांजिएंट पावर को रिप्रेजेंट करती है, शॉर्ट सर्किट स्ट्रेंथ। ठीक है, सो शॉर्ट सर्किट यानी कि वो पावर है या ग्रिड की वो स्ट्रेंथ है जब उसके बस बार के ऊपर फॉल्ट आएगा तो हाउ मच पावर इट कैन फीड इनटू द सिस्टम। यहां तक बात क्लियर है? जी सर। ठीक हो गया। अच्छा, अब आप इसमें एक्चुअल वैल्यू में कैलकुलेट करनी है अब वोल्ट एम्पेयर्स के अंदर, तो आप बेस पावर से इसको जाहिर सी बात है मल्टीप्लाई करेंगे तो डायरेक्टली आपके पास जो फार्मूला आ जाएगा वोल्ट्स में बेस पावर ऑफ द जनरेटर डिवाइडेड बाय इट्स पर यूनिट सब ट्रांजिएंट रिएक्टेंस, तो आपके पास इसकी शॉर्ट सर्किट स्ट्रेंथ आ जाएगी ग्रिड की या जनरेटर की। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ कि एक जनरेटर है, उसकी 100 MVA रेटेड पावर है जो स्टडी स्टेट पावर होगी, और उसकी सब ट्रांजिएंट रिएक्टेंस जो है वो 0.15 है इन पर यूनिट, तो इसकी जो शॉर्ट सर्किट स्ट्रेंथ कितनी आ जाएगी कैलकुलेट करके बताएं। ये अप्रोक्सीमेट आ जाएगी आपके पास शॉर्ट सर्किट स्ट्रेंथ 666 या 67 आप कर लें जी सर, 0.7 MVA। आएगा। ठीक है, तो एक सिस्टम की जो शॉर्ट सर्किट स्ट्रेंथ है दैट वुड बी अबाउट 666 MVA हो जाएगी। सो यहीं पे ये बातें लिखी हैं टेक्स्ट में, यानी कि hence the short circuit level contribution is immediately obtained if the sub transient reactance is given, and similarly if the impedance Z per unit from a infinite bus bar to the point of fault on the network is known, then the short circuit level may be determined immediately. For example, ये दूसरा पॉइंट है, अगर आपके पास जो भी इम्पिडेंस सिस्टम में आ रही है, ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे ग्रिड है अगर आपके पास है, तो यहाँ पे अगर आपके पास फॉल्ट आता है तो ये जो पूरी इम्पिडेंस को कह रहा है इक्विवेलेंट इम्पिडेंस अगर आपके पास पर यूनिट में गिवन है और यहाँ पे रेटेड वोल्टेज अगर आपके पास आ रहा है, तो इस पे जो शॉर्ट सर्किट स्ट्रेंथ या शॉर्ट सर्किट पावर होगी इस बस बार के ऊपर, आप उसको सिंपली डिवाइड कर दें इन पर यूनिट क्वांटिटी में, तो वो आपके पास आ जाएगा शॉर्ट सर्किट स्ट्रेंथ एट द फॉल्ट लेवल। ठीक है, अब इसी चीज को हम अगर एक्सपेंड करें, किसी एग्जांपल लेते हैं, न्यूमेरिकल है, उसमें ये कि फॉर एग्जांपल हमारे पास एक बस बार है, ये पावर प्लांट की एग्जांपल है, इसमें हमारे पास 3 जनरेटर्स लगे हुए हैं, इसका जो वोल्टेज है 11.8 kV है। दूसरा जो जनरेटर है, जो 3 जनरेटर इन पैरेलल ऑपरेशन में है, पहले जनरेटर की जो पावर है वो 20 MVA है, दूसरे की 60 MVA, ये भी MVA है वोल्टेज एम्पेयर, दिस इज द वन, और तीसरे की भी 20 MVA है। अच्छा, अब इन तीनों जनरेटर की जो आपस की जो सब ट्रांजिएंट रिएक्टेंस है वो डिफरेंट है, वो आती है 0.08, दैट इज 0.1 और एक 0.09। वन ऑफ द ऑप्शन इज कि आप इसकी शॉर्ट सर्किट करंट निकालें पर यूनिट में ईच ब्रांच की, और उस पर सम कर दें तो टोटल स्ट्रेंथ आ जाएगी। ठीक है, यानी कि 1 ओवर इसमें जो रेटेड वोल्टेज है दैट इज 11.8 kV, सो दैट्स फाइन। तो आप यहाँ ले लें 1.08, 1 डिवाइडेड बाय 0.1 और 1 डिवाइडेड बाय 0.09, तो ये आपने कैलकुलेट किया, ये अमाउंट शॉर्ट सर्किट करंट भी होगी, ठीक है, और ये शॉर्ट सर्किट पावर भी होगी। लेकिन अगर यहाँ पे नोट डाउन करेंगे, ये पर यूनिट जो क्वांटिटी है, देयर इज अ प्रॉब्लम कि ये एक बेस के अंदर नहीं है, इसकी बेस डिफरेंट है, इसकी बेस डिफरेंट है और इसकी डिफरेंट है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें इन तमाम क्वांटिटी को सिंगल बेस के अंदर कन्वर्ट करना पड़ेगा, दैट वुड बी आवर फर्स्ट स्टेप। तो यहाँ पे हम बेस वोल्टेज यूज करते हैं 11.8 kV, तीनों में जो बेस वोल्टेज दैट वुड बी सेम, और हमने कन्वर्ट करना है इंडिविजुअल पावर की बेस को 60 MVA के अंदर। तो ये जो इम्पिडेंस है ये तो चेंज नहीं होगी, लेकिन हमें ये दोनों इम्पिडेंसेस जो हैं वो चेंज करनी पड़ेगी। ठीक है,
अच्छा, इसका कुछ इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम में कुछ इस तरीके से देख लें तो हमारे पास ये 3 फेज सिस्टम 3 सोर्सेज हैं जनरेटर की। अगर हम इसको शॉर्ट सर्किट फॉल्ट पे आता है तो सोर्स जाहिर सी बात है ग्राउंड होगी, तो ये तीनों एलिमेंट्स जो है हमारे पास इन पैरेलल में आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे जो वैल्यू निकाली है दैट इज इन पर यूनिट इन कॉमन बेस। अभी हम इसको देखते हैं किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। तो इसका आसान सा तरीका ये है, कुछ इस तरीके से यहाँ पे लिखा हुआ है। ये ग्रिंगर की बुक में भी मैंने शुरू में आपको बताया था कि पर यूनिट का जो सेक्शन उसमें आप रेफर कर लीजिएगा। मैं आपको पेज नंबर बता देता हूँ, सेकेंड। जी, पेज नंबर है 29 ग्रिंगर की बुक का, और इक्वेशन नंबर है 1.56। तो फॉर एग्जांपल अगर आपके पास पर यूनिट अगर आपने इम्पिडेंस कैलकुलेट करनी है किसी भी जेड की न्यू, तो ये बराबर होगी पर यूनिट इन गिवन वैल्यू का मतलब जिसमें अभी वो आपके पास अवेलेबल है, उसको आप मल्टीप्लाई कीजिएगा वोल्टेज से। अगर वोल्टेजेस चेंज हो रहे हैं सिस्टम के, तो फॉर एग्जांपल अगर बेस वोल्टेज है, वोल्टेज इन गिवन, और वोल्टेज इन न्यू यानी कि न्यू सिस्टम अगर आप जा रहे हैं, यहाँ पे दोनों की बेस सेम है 11.8 11.8, तो ये फैक्टर 1 हो जाएगा, तो आपको ये कंसिडर करने की जरूरत नहीं है। और फिर आप इसको मल्टीप्लाई कर देंगे एस बेस न्यू डिवाइडेड बाय एस बेस गिवन। ठीक है, तो इस सूरत में जो हमारे पास एग्जांपल आती है, हमारे पास जो गिवन पैरामीटर है यहाँ पे वो 0.08 है, जो न्यू बेस है जिसमें हमने इसको कन्वर्ट करना है वो 60 है, यहाँ पे 60 आ जाएगा इस पार्ट में। और जो ऑलरेडी गिवन है फॉर फर्स्ट ट्रांसफार्मर सॉरी फर्स्ट जनरेटर और सेकंड जनरेटर के लिए वो 20, सो वी हैव द गिवन बेस पावर ऑफ 20 ओवर हियर। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है सर? जी? सर हमें कैसे पता चला हमें 60 में करना है? 60 कैसे पता चला? एक तो गिवन है प्रॉब्लम में, प्रॉब्लम देखो ना बेटा, यहाँ पढ़ो तो सही। 60 MVA गिवन है, अदर वे अराउंड आप इसमें से किसी एक की चूज कर सकते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम मैक्सिमम चूज की जाती है, आप 20 भी ले सकते हैं नो प्रॉब्लम, लेकिन ज्यादातर मैक्सिमम चूज की जाती है, और यहाँ पे प्रॉब्लम में गिवन है। ओके सर। अच्छा, अब दूसरा जो पहले जो इम्पिडेंस है, पहला जो जनरेटर है सॉरी, उसकी जो सब ट्रांजिएंट रिएक्टेंस न्यू बेस में जो आएगी वो 0.24 पर यूनिट है। ठीक है, और जो तीसरा ट्रांसफार्मर है सेम फार्मूला हमने यूज किया, यहाँ पे से रिएक्टेंस चेंज होगी तो उसकी वैल्यू आ जाएगी 0.27 पर यूनिट, सॉरी 0.24 पर यूनिट है और 0.27 पर यूनिट है। और जो तीसरा जनरेटर है उसकी हमें अनचेंज सेकंड जनरेटर जो है उसको हमने अनचेंज रखना है, जो कि 0.1 होगी। तो इस सूरत में हमारा जो इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम जो बन जाएगा दैट वुड बी समथिंग लाइक दिस और दिस, इट डजंट मैटर, दोनों सेम है। तो तीनों रिएक्टेंस जो है वो इन पैरेलल कॉम्बिनेशन में आ जाएंगे। ओके, अब जब इन तीनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन निकालेंगे तो एक सिंगल रिएक्टेंस आ जाएगी थेवेनिन इंपेडेंस, एंड देन वी कैन जस्ट सिंपली इन्वर्स इट। तो हमारे पास जो फोर्थ लेवल के ऊपर जो ट्रांजिएंट रिएक्टेंस है इन पर यूनिट में, वो हमारे पास कुछ इस तरीके से पैरेलल कॉम्बिनेशन है। ऑब्वियसली वी हैव टू डिवाइड 1 डिवाइडेड बाय 0.24 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 0.27 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 0.1, तो आपके पास जो इक्विवेलेंट रिएक्टेंस है दैट इज 0.056 पर यूनिट। अब आपने फॉल्ट पावर निकालना है, तो यार सी बात है इसको इन्वर्स करेंगे तो डायरेक्टली आपके पास पर यूनिट में आ जाएगा, लेकिन अगर आपने इसकी शॉर्ट सर्किट स्ट्रेंथ निकालनी है इन MVA में, तो 60 इज द बेस पावर डिवाइडेड बाय द ट्रांजिएंट रिएक्टेंस, तो आपके पास जो स्ट्रेंथ आ जाएगी वो 1071 MVA आ जाएगी। और अगर आपने फॉल्ट करंट कैलकुलेट करना है तो सिंपल आप इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, S डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 3 वोल्टेज लाइन टू लाइन एंड द करंट ओवर हियर। तो ये पावर हमारे पास है 107 MVA, वोल्टेज हमारे पास 11.8 kV है, और हम करंट यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हमारे पास जो शॉर्ट सर्किट करंट आ जाएगा जो फॉल्ट आने की वजह से वो 52.402 किलो एम्प्स होगा। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर? जी सर।
इसको आप दूसरे तरीके से भी वेरीफाई कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि इन तीनों को इन्वर्स करें सिंपल इंडिविजुअली, यानी कि 1/0.24 एक अलग रखें, फिर 1/0.1 करें एंड 1/0.27 करें। तो ये इंडिविजुअल आपके पास करंट कंट्रीब्यूशन आ जाएगी ईच जनरेटर की इन द बेस ऑफ 60 MVA। ठीक है, तो आप तीनों करंट को ऐड करें क्योंकि यहाँ पे पैरेलल कॉम्बिनेशन है, तो आपके पास टोटल शॉर्ट सर्किट करंट आ जाएगा इन पर यूनिट में। तो आप उसको वेरीफाई कर सकते हैं बाय मल्टीप्लाइंग दैट वैल्यू विद द बेस करंट। तो बेस करंट कैलकुलेट कर लीजिएगा बेस पावर को यूज करके 60 को देख के, तो तकरीबन आपके पास सेम रिजल्ट आएगा। ठीक है, तो इससे जस्ट फॉर वेरिफिकेशन। अच्छा, इसी तरीके से अनदर एग्जांपल ले लेते हैं, थोड़ी सी एग्जांपल एक और देख लें। उसमें हमारे पास क्या है कि फॉर एग्जांपल हमारे पास दो जनरेटर्स हैं यहाँ पे, जो 11 kV जनरेटर्स हैं फीडिंग 132 kV सिस्टम। तो यहाँ हमारे पास 132 kV सिस्टम है। इसके ऊपर क्या हमने करना है कि हमारे पास फॉल्ट जो है वो दो लोकेशन के ऊपर आया, फॉल्ट एट फेज ए एंड द फॉल्ट एट फेज बी, यानी कि फेज बी कह रहा हूँ बल्कि लोकेशन है यहाँ पे 3 फेज फॉल्ट है। यहाँ केबल के मिड पॉइंट के ऊपर, मिड पॉइंट पे तो नहीं है खैर, केबल के ऊपर फॉल्ट आया और इसकी लेंथ क्या है 40 किलोमीटर। ठीक है, विद एन इंडक्टिव रिएक्टेंस ऑफ 0.4 ohms पर किलोमीटर। सॉरी, एक मिनट, ठीक है। अच्छा, इसकी जो लेंथ है ये 40 किलोमीटर की लेंथ है ट्रांसमिशन लाइन की। ठीक है, लेकिन जो फॉल्ट की लोकेशन है वो 50% है, यानी 50% इम्पिडेंस यहाँ पे है और 50% इम्पिडेंस आपके पास यहाँ पे है। और जो इसकी जो सिंपल हम इसको रिएक्टेंस से इम्प्लीमेंट करेंगे, मतलब उसकी मॉडल करेंगे, इसमें रेजिस्टिव पार्ट नहीं है, तो हमारे पास जो आ जाएगा 0.4 ohms पर किलोमीटर है एक केबल की लेंथ। तो अगर आप इसको 40 किलोमीटर से मल्टीप्लाई कर दें, 0.4 मल्टीप्लाई बाय 40, तो ये इसकी टोटल इम्पिडेंस आपके पास आ जाएगी। और अब इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो हाफ वुड बी हेयर एंड हाफ वुड बी हेयर। तो इस तरीके से आपके पास जब फॉल्ट बी कैलकुलेट करेंगे तो आपने इन दोनों को हाफ हाफ में स्प्लिट करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर? जी सर। ओके, अगेन द फॉल्ट लेवल ये हाफ हाफ में क्यों सर, ये हाफ हाफ में क्यों स्प्लिट कर रहे हैं? क्योंकि ये फॉल्ट की लोकेशन बताई गई है कि ये 50% केबल के ऊपर फॉल्ट आया। फॉल्ट यहाँ पे भी आ सकता है, फॉल्ट यहाँ पे भी आ सकता है, लेकिन ये प्रॉब्लम में डिफाइन है कि 50% केबल की केबल है उसके ऊपर मिड पॉइंट पे फॉल्ट आया। ठीक है, अच्छा, दूसरा एक पॉइंट यहाँ पे कि फॉल्ट लेवल जो है 132 kV के ऊपर है, तो इट्स बेटर टू सॉल्व दैट इन पर यूनिट क्वांटिटी में सॉल्व करेंगे तो हमें ट्रांसफॉर्मेशन की जो रेशियो है उसको ट्रांसफॉर्म हमें नहीं करना पड़ेगा इम्पीडेंस को। हमारे पास जो थेवेनिन इम्पीडेंस सॉरी जो इक्विवेलेंट इम्पीडेंस बन जाएगी मॉडल में बनेगा नेटवर्क का, वो क्या होगा कि जनरेटर की ट्रांजिएंट रिएक्टेंस, ट्रांसफार्मर इम्पीडेंस, केबल की इम्पीडेंस इन पर यूनिट, एंड देन यू कैन सी दैट 0.098 का हाफ अगर कर लें तो 0.046 आपके इस तरफ आ जाएगा और 0.046 वुड बी इन दिस साइड, एंड द अदर वे साइड वुड बी जनरेटर के पास जो आपके पास है जनरेटर की इंटरनल रिएक्टेंस, और दैट वुड बी द ट्रांसफार्मर इम्पीडेंस। ठीक है, चलें यहाँ पे सोल्यूशन पे बात करते हैं, पहले वो मैं आपको डायग्राम बाद में दिखाऊंगा। तो प्रॉब्लम ये है कि पॉइंट ए के ऊपर आपने जनरेटर 1 की जो क्लोज है वहां पे फॉल्ट आया है, पॉइंट बी में आपका मिड पॉइंट है जो लाइन के उसमें फॉल्ट आया है, और बेस पावर आपने यूज करनी है 100 MVA। ठीक है, इसमें हम इग्नोर कर रहे हैं सिस्टम के लोड फ्लो के जो रिजल्ट्स हैं वो हम उसको इग्नोर कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम कैलकुलेट कर देंगे बेस पावर। ठीक है, सॉरी बेस इम्पीडेंस, यहाँ पे बेस इम्पीडेंस कैलकुलेट की है, तो 132 kV का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 100 MVA दैट वुड बी द बेस। हमारे पास जो इम्पीडेंस की वैल्यू आ जाएगी 174.24 ओम। अच्छा, ये कैलकुलेशन जो है आप डिटेल में कर लीजिएगा, यहाँ पे डायरेक्ट मैंने फार्मूला बताया हुआ है। तो उसमें ये है हमारे पास कि डायरेक्टली जो पर यूनिट इम्पीडेंसेस हैं
ठीक है। उनको मैंने यानी कि बुक में जो भी इस प्रॉब्लम में जो डिफाइन किया है उसका आप कन्वर्ट कर रहे हैं 125 बेस से लेकर 100 बेस में कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है। फिर 75 से 100 में कर रहे हैं अगेन एंड अगेन 125 फ्रॉम 100 एंड 90 टू 100, यानी कि इसमें हम जो कर रहे हैं जो इम्पीडेंस पर यूनिट में गिवन है ईच एलिमेंट की, उसको हम 100 की बेस में कन्वर्ट कर रहे हैं तमाम की तमाम। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है? Yes, sir. अच्छा, उसके बाद हमारे पास जो लाइन की इम्पीडेंस है वो ओम्स में गिवन थी, दैट वुड बी 0.4 ओम्स, उसको मल्टीप्लाई किया 40 से, तो टोटल आपके पास इम्पीडेंस आ जाएगी। एंड देन यू हैव द बेस इम्पीडेंस दैट यू कैलकुलेटेड 174.24, तो वो आपके पास पर यूनिट में उसकी इम्पीडेंस आ जाएगी। ठीक है, यस सर। ओके। बाकी सिंपल अगेन मेथड वही है, ये प्रॉब्लम्स जो है वो आप थोड़ा खुद सॉल्व कीजिएगा और फिर मुझे बताइएगा। मैं आपको सिर्फ दिखा देता हूँ, डिटेल नहीं बता रहा। तो पहला जो फॉल्ट होगा वो फॉल्ट ए, ठीक है। उसके ऊपर क्या होगा कि आपने किस तरीके से कॉम्बिनेशन करनी है, ये तो टोटल होगी, तो इन दोनों का सम, इन दोनों का सम, ठीक है, दैट्स फाइन। और फिर इन दोनों ब्रांच के पैरेलल कॉम्बिनेशन, and then these two elements would be add on, और at the end ये इन दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन बन जाएगा। ठीक है, बात समझ आई? इट्स सिंपल कि अगर 0.092 अगर एक ट्रांसमिशन लाइन की इंपेडेंस है, दूसरी की भी 0.092 है टोटल, तो अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन में दो सेम रेजिस्टेंस उसको डिवाइडेड बाय 2 करें तो आपके पास आंसर आ जाएगा 0.046, और फिर ये तीनों इंपेडेंस आपके पास ऐड ऑन हो जाएंगी यहाँ पे। ठीक है, और फिर उसके बाद आपके पास ये जो इंपेडेंस है ये इसके पैरेलल में कॉम्बिनेशन में आ जाएगी। जब टोटल रिएक्टेंस आपके पास आ जाएगी तो जिस तरह पिछली एग्जांपल में हमने किया था, उसकी रिएक्टेंस को आप डायरेक्टली इसकी बेस वैल्यू से डिवाइड कर दें तो आपके पास शॉर्ट सर्किट स्ट्रेंथ आ जाएगी एट फॉल्ट लोकेशन के ऊपर। तो हमारे पास पहला वैल्यू है 0.196 पर यूनिट, तो हमारे पास जो फॉल्ट पॉइंट ए के ऊपर जो फॉल्ट लेवल जो स्ट्रेंथ है वो दैट टू बी 510.4 MVA, और उसको इसी तरीके से हम करंट में कन्वर्ट कर देंगे यूजिंग फार्मूला S √3 वोल्टेज एंड करंट, वो आ जाएगा 26.789 किलो एम्प्स। अच्छा, जो दूसरा सिनेरियो है, दूसरे में हमारे पास क्या है, जो पॉइंट बी के ऊपर है, पॉइंट बी में अगर आप देखें इस डायग्राम को तो यहाँ पे फॉल्ट है, सो दीज टू एलिमेंट्स प्लस दिस वाल। ठीक है, पहले आप इन दोनों का इसको जो सिंप्लीफाइड नेटवर्क डायग्राम बनेगा, सॉरी आप इसको इस तरीके से देख लीजिएगा, आपकी सर्किट डायग्राम कुछ इस तरीके से बनती है। ओके, आपको इस ये तीन इंपेडेंस आपके पास ऐड ऑन होगी और ये तीन इंपेडेंस आपके पास जमा होंगी, ऐड होंगी। ठीक है, फिर उसके बाद आप इनको पैरेलल कॉम्बिनेशन में सॉल्व कीजिएगा और फिर ये आपके पास सीरीज में आ जाएंगे। ओके, एक्चुअली ये नेटवर्क अगर आपने ड्रॉ करना है तो आपको ये डेल्टा कॉन्फ़िगरेशन बनाता है, ये तीन चीजें आपके पास डेल्टा कॉन्फ़िगरेशन में, इसको आप वाई में कन्वर्ट करेंगे, ये आप खुद कीजिएगा, इसका मैं रिजल्ट सिर्फ दिखा देता हूँ। तो ये डेल्टा कॉन्फ़िगरेशन बनती है, उसके बाद आप इसको वाई में करें, इम्पीडेंस में जो आपने ईएनए या सर्किट में एनालिसिस में पढ़ा होगा इम्पीडेंस कैसे ट्रांसफॉर्म होती है। उसके बाद आप जो है ये इक्विवेलेंट सर्किट आपके पास आ जाएगा एंड देन यू कैन जस्ट सिंपली सॉल्व दिस सिस्टम। फॉर एग्जांपल ये तीनों इम्पीडेंस आपके पास सीरीज में है, दैट इज आल्सो इन सीरीज, एंड देन पैरेलल कॉम्बिनेशन एंड देन सीरीज कॉम्बिनेशन। ओके, तो इसकी जो टोटल रिएक्टेंस आएगी फॉल्ट के ऊपर वो आएगी 0.209 इन पर यूनिट। ओके, और उसकी जो बेस वैल्यू है 100 MVA, उससे आप डिवाइड करें तो आपके पास शॉर्ट सर्किट स्ट्रेंथ आ जाएगी, दैट वुड बी 479.1 MVA। और अगेन जो आपके पास शॉर्ट सर्किट करंट है
दैट वुड बी 25.146 किलो एम्प आ जाएगा। ठीक है, बात समझ आ गई? जी सर। चलें, कोई क्वेश्चन है तो बताइएगा। प्रॉब्लम आसान है, सिर्फ इसमें एक ट्रिक आपको देखनी है कि आपने यहाँ पे डेल्टा टू वाई कन्वर्जन करनी है, दैट्स इट, एंड देन यू विल गेट द आंसर। सर Okay. ये एग्जांपल्स कौन से बुक के हैं? ये जे डंकन की बुक में है, ठीक है। मैं अपलोड कर दूंगा लेक्चर, नॉट अ प्रॉब्लम, लेकिन आप इसको एक्सरसाइज खुद परफॉर्म करके देखिएगा। ठीक है, ठीक है सर। चलें, ओके, थैंक यू वेरी मच।